छत्तीसगढ़ में आज 30 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर में 26, कांकेर में 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मुठभेड़ वाली जगह से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा से सटे जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों का जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में अठेर कर दिए गए। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। जिला कांकेर एवं नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर बस्तर एवं 8 डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 4 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई उस इलाके में की गई जिसे माओवादियों का गढ़ कहा जाता है। जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। ऑपरेशन जारी है। और गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत की ओर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। नक्सलियों के खिलाफ कठोर नीति अपनाई जा रही है। जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। यह कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फायरिंग करने वाले बदमाश का एनकाउंटर हो गया है। 25,000 के इनामी आरोपी बिट्टा मुठभेड़ में घायल हुआ है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपी ने करहल में ग्राम प्रधान पर फायरिंग की थी। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रधान की तहरीर पर 7 नामजद, 7 से 8 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। दो गुटों के बीच गोलीबारी, दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग। हिस्ट्री शीटर बिट्टा ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। पूरा इलाका गोलीबारी से थर्रा उठा। तस्वीरें नगला कंचनपुर में हुए गोलीकांड की है। ग्राम प्रधान से रंजिश के चलते गांव में गोलियों की बरसात हुई। अब इस गोलीकांड का वीडियो सामने आया है। इन तस्वीरों को देखिए। हिस्ट्री शीटर ने प्रधान के घर में घुसकर कई लोगों पर गोलियां बरसाई। रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मानिकपुर का रहने वाला हिस्ट्री शीटर आशीष उर्फ बिट्टा तस्वीरों में फायरिंग करता दिखा। बिट्टा ने कंचनपुर में ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार यादव के घर में घुसकर कोहराम मचा दिया। ग्राम प्रधान प्रदीप यादव के साथ उमेश चंद और योगेश को गोली मारी। प्रदीप कुमार के पैर में गोली लगी तो उमेश के हाथ और सिर में जख्म हुआ है। योगेश के हाथ की उंगली में गोली लगी। इस वारदात को हिस्ट्री शीटर ने अपने 7 से ज्यादा नामजद और 10 के करीब अज्ञात साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। वहीं इस वारदात में घायल हुए 3 लोगों को सैफई के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। और प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों ने देर रात बमबाजी कर दी। अपराधियों ने एक बंद जनरल स्टोर की दुकान पर 3 बम फेंके। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने देर रात बमबाजी की। ये घटना रात करीब 2 बजे की है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक बंद जनरल स्टोर पर बमबाजी की। इस पूरी वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि बाइक सवार बदमाश आते हैं और उनमें से एक अपराधी बम फेंकना शुरू कर देता है। उसने एक के बाद एक लगातार 3 बम फेंकने के बाद अपने साथी के साथ वो फरार हो गया। ये घटना प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र की है। इस घटना के बाद से दुकानदारों में काफी दहशत है। इस घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरों के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। पुलिस दुकान मालिक से भी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये घटना किसी पुरानी रंजिश की वजह से तो अंजाम नहीं दी गई। ये भी जांच हो रही है कि कहीं बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए तो इस बमबाजी को अंजाम नहीं दिया। फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। नागपुर हिंसा के बाद अब शांति है। पुलिस ने कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी है। पुलिस की जांच भी तेज हो गई है।
नागपुर हिंसा के बाद अब माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा है। पुलिस ने कई इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया। प्रशासन ने नंदनवन और कपिलनागर पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले इलाकों से पूरी तरह कर्फ्यू हटा लिया है। वहीं कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई। हिंसा के बाद प्रशासन ने 11 पुलिस थानों में कर्फ्यू लगाया था। 2 पुलिस स्टेशन हैं, कपिल नगर और नंदनवन, इनमें से कर्फ्यू हटाया गया है पूरी तरह से। और इसके अलावा जो कुछ पुलिस स्टेशन हैं जिसमें जो मैं आपको नाम देना चाहता हूँ, हमारे जोन 3 में लक्कड़गंज, 5 पोली और शांतिनगर, परिमंडल जोन 4 में सक्करधारा, इमामबाड़ा और जोन 5 में यशोधरा नगर, यहाँ पे संचारबंदी में 2 घंटे की छूट दी गई है। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। साइबर पुलिस की एफआईआर में 6 पर देशद्रोह और बीएनएस 152 लगाई गई है। नागपुर साइबर क्राइम ब्रांच इस हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन की तह तक पहुंचने में जुटी है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस रणनीति के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। नागपुर क्राइम ब्रांच ने मास्टरमाइंड फहीम खान और 6 अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने नागपुर के डीसीबी साइबर क्राइम से बात की। नागपुर साइबर पुलिस डीसीपी लोहित मताने हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अभी तक कितनी एफआईआर और कितने एक्यूज, इसमें कितने लोगों को आरोपी बनाया गया, उसके बारे में जानते। इसमें 4 एफआईआर दाखिल की गई हैं, जिसमें अभी तक 50 के आसपास आरोपी हैं। लेकिन इसमें आरोपी बढ़ेंगे क्योंकि इसमें और भी प्रोफाइल्स हैं जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और उसमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम लोग क्लियर होता जाएगा, वेरीफाई होता जाएगा, हम उसमें आरोपी उसको ऐड करेंगे। अभी इसमें 4 एफआईआर दाखिल हुई हैं, जो कि 27, 28, 29 और 30 नंबर के एफआईआर है साइबर पुलिस स्टेशन की। और देशद्रोह के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, उसके बारे में जानकारी दें कि किन लोगों को उसमें आरोपी बनाया। अभी तक उसमें 6 एंड अदर्स लोगों को आरोपी किया गया है, क्योंकि उन लोगों ने जो स्टेट के खिलाफ में वायलेंस हुआ, पुलिस के खिलाफ में वायलेंस हुआ, उसको उन्होंने ग्लोरीफाई किया। जो फहीम खान जिसे मास्टरमाइंड अभी तक बताया जा रहा है, क्या ये भी उसमें शामिल है? क्या उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, उसमें दर्ज हुआ है, उसके ऊपर दर्ज हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांताओं पर हमला किया है। बहराइच में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत में किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। मुंबई में रोड रेज की घटना में एक शख्स की मौत हो गई। मामूली बात पर इस शख्स को पीट कर मार डाला गया। देखिए दिल दहला देने वाली खबर। इस परिवार का बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। मामूली विवाद में एक माँ का आंचल सूना हो गया, पत्नी का सहारा छूट गया, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक छोटी बात को लेकर आरोपी ने इस बेरहमी से पिटाई की, जिससे 40 वर्षीय ओम प्रकाश शर्मा की मौत हो गई। ओम प्रकाश कारपेंटर का काम करके अपने परिवार को पालता था। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जब ओम प्रकाश शर्मा के घर पहुंची तो परिजन रोने लगे और इंसाफ की गुहार लगाने लगे। कमर टूट गया है। हम तो यही चाहती हूँ ना साहब कि जैसे मेरा बेटा गया वैसे वो भी चले जावे, नहीं तो बाहर निकाले, मैं खुद उसकी हत्या करेगी, भले मेरा सजा हो जाएगा। मेरा यही दिल में अरमान है, बस और कुछ नहीं। बहुत सदमा बोल रहा, जैसे उनको मारा गया वैसे उनको जो मारे हैं उनको भी फांसी होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात को लेकर पत्थर मारना, सर पर पत्थर भी मारे हैं और हेलमेट से भी मारे हैं उन्हें। महाराष्ट्र में दिशा साल्यान मौत केस में एक बार फिर सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने है।
महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने दिशा सालियान की मौत को संदिग्ध बताया है और प्रथम दृष्टता से हत्या करार दिया है। दिशा सालियान का पहले भी थोड़ा जो मृत्यु हुआ वो संशयास्पद था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 5 साल से वो बर्दाश्त करते थे। उन्होंने कहा है कि एक्स मेयर ने उनके ऊपर दबाव लाया था और उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। आज वो हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी आरोपी अगर आ गए सामने तो उसको जेल में भेजा जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है। संजय राउत ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। दिशा सालियान के पिताजी हाईकोर्ट गए हैं, किसी ने दबाव बनाया है कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, पिटीशन बनाकर लेके आई है कोई, उसका सिग्नेचर लेकर लोग जाते हैं। 5 साल के बाद अपने बेटी के लिए कोई खड़ा है। जब ये घटना हुई तो आपने कहा था एक्सीडेंट है, आपने कहा था, ये पुलिस जांच में सामने आया कि एक्सीडेंट है। दिशा सालियान 8 जून 2020 को मलाड में एक रिहायशी इमारत के 14वीं मंजिल से गिरकर मृत पाई गई थी। बिहार में अपराध के मुद्दे पर आज विपक्ष ने विधान परिषद में जमकर हंगामा किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार नेता विपक्ष राबड़ी देवी पर जमकर भड़क गए। ये रिपोर्ट देखिए। विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस पर नीतीश ने जांच की बात कही। मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। लेकिन सदन में हंगामा नहीं थमा और विपक्ष का शोर जारी रहा। आप फिरौती लेता है, आप फिरौती लेता है, शेख चौधरी फिरौती लेता है, आपका परिवार फिरौती लेता है। आप कहते हैं कांग्रेस में लूटे, कांग्रेस में भी लूटे, आपका बाप भी लूटे, इस हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार आग बबूला हो गए और राबड़ी देवी पर डायरेक्ट हमला किया। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी करा हो रहा है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी एक बार फिर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का यह गुस्सा बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री के बयान के बाद नजर आ रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी काफी संख्या में बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। बीपीएससी अभ्यर्थी हाथ में बैनर पोस्टर के साथ नजर आए। हालांकि विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बिहार विधानसभा के काफी पहले ही रोक दिया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। छात्रों का कहना है कि 88% नंबर आने के बाद भी उनके हाथ खाली हैं। ये लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में मार्च कर रहे थे, बट इनको अभी जो गर्दनी बाग धरना स्थल है यहाँ पे इनको पहुँचा दिया गया है। ये जो भी अपना धरना प्रदर्शन है वो धरना स्थल पे ही करेंगे। सदन में सरेआम शिक्षा मंत्री द्वारा झूठ बोला गया है कि आप बच्चे जो है उनको नहीं मिल पाए, इसलिए हमने सीटों को फुलफिल नहीं किया। जबकि यहाँ पे सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स के बराबर मार्क्स लाकर जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र ले लिए, आज हम लोग उतना मार्क्स लाकर रोड पे है। सरकार ने 1 से लेकर 12वीं तक का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें एक बंदे का 3 जगह रिजल्ट हुआ है, उसने 1 ज्वाइन किया है और उसके साथ 2 सीटें खाली हो गई। उस खाली सीट पे हम लोग कटाव पार कर गए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार झूठ बोल रहे हैं सदन में कि कोई कटाव नहीं पार किया है। और हाथरस में यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर रजनीश को पुलिस ने प्रयागराज के सिविल लाइन से गिरफ्तार कर लिया है। वो 7 दिन से हाईकोर्ट में स्टे के लिए भागदौड़ कर रहा था। यौन शोषण के आरोपों में घिरे प्रोफेसर रजनीश ने पुलिस से बचने के लिए हुलिया बदला, दाढ़ी बढ़ा ली, कपड़े भी ऐसे पहने जिससे किसी को शक न हो। लेकिन हाथरस की एसओजी, क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की टीम ने उसे दबोच लिया। बागला डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर 30 से ज्यादा छात्राओं के यौन शोषण कर चुका है। छात्राओं को पास कराने और नौकरी लगवाने का ये झांसा देता था। ऑफिस में बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। यहाँ तक कि चोरी छिपे वीडियो भी बना लेता था।
प्रोफेसर के मोबाइल से ही 65 अश्लील वीडियो मिले हैं। ज्यादातर वीडियो कॉलेज की छात्राओं के साथ हैं। कुछ वीडियो उसने पॉर्न साइट पर भी अपलोड किए। 50 साल का आरोपी प्रोफेसर 20 साल से बागला डिग्री कॉलेज में तैनात था, भूगोल पढ़ाता था। छात्राओं के अलावा इस प्रोफेसर ने कई महिला कर्मचारियों के साथ भी दुष्कर्म किया है। तत्पश्चात इन्होंने अपने कॉलेज की छात्राओं को भी प्रलोभित करना शुरू किया और अपने पद का प्रभाव दिखाकर कि मैं आपको हायर कोर्सेज में एडमिशन करा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा और अच्छे अंकों से पास करा दूंगा। इन चीज़ों का प्रलोभन दिखाकर और गिफ्ट और पैसे देकर उनको प्रलोभित किया और उनके साथ ही शारीरिक संबंध स्थापित करना शुरू किया। पंजाब पुलिस शंभू बॉर्डर को खाली करा रही है। पुलिस का दावा है कि शाम तक हाईवे खाली करा दिया जाएगा। आइए आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 माह से धरने पर बैठे किसानों को सरकार ने हटा दिया है। किसानों के शेड को बुलडोजर से हटा दिया गया है। इसके साथ ही शंभू बॉर्डर से अंबाला का रास्ता खोल दिया है। फिलहाल नेशनल हाईवे को साफ किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आवाजाही शुरू हो सके। पंजाब पुलिस लगातार जेसीबी मशीनों से शंभू बॉर्डर नेशनल हाईवे को क्लियर करवाने में जुटी हुई है। किसानों ने जो शेड बनाए थे उन्हें हटाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेशनल हाईवे कब तक आप लोग खाली करवा लेंगे और ये तमाम जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया था, शेड बनाए गए थे, ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, इनका क्या किया जा रहा है? देखो जी, जिवें ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ युद्ध स्तर पे काम चल रहा है तो बाय इवनिंग वी आर होपफुल कि ਅਸੀਂ बिल्कुल क्लियर हाईवे कर देंगे। जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ट्रॉलियाँ बनाई हुई हैं, वो सारी ਅਸੀਂ क्लियर कर देंगे। हाईवे बिल्कुल ओपन कर देंगे। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ किसानों में आक्रोश है। किसानों ने पंजाब के कई जिलों में डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। और शंभू बॉर्डर के साथ साथ खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को हटाया जा रहा है, हाईवे को साफ कराया जा रहा है। आइए देखते हैं टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा की वहां से रिपोर्ट। खनौरी बॉर्डर पर जो भी ये किसान मौजूद थे, उनका घर मौजूद था, उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया। किसान पूरी तरह हटा दिए गए और आप देखेंगे कि ये जो रास्ता जो हाईवे के दोनों तरफ जो किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में घर बना रखा था और अस्थायी घर जो बने हुए इस तरीके से, इन सभी को हटाने का काम काफी तेजी से पुलिस कर रही है। बुलडोजरों के जरिए, क्रेन के जरिए तमाम जो अवरोधक आशियाने थे उनको हटाया जा रहा है। जो ट्रैक्टर थे उनको खींच करके जेसीबी के जरिए डंपिंग यार्ड पर लेकर के जा रहे हैं। हम देखेंगे टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है। चहल और धनश्री ने दिसंबर 2020 में शादी की थी। शादी के करीब 4 साल बाद चहल और धनश्री आधिकारिक तौर पर अलग हो गए। धनश्री और चहल की तलाक का केस बांद्रा की फैमिली कोर्ट में चल रहा था। दोनों के तलाक पर आज दोपहर फैसला आया। सबसे पहले धनश्री बांद्रा कोर्ट पहुंची और उसके थोड़ी देर बाद युजवेंद्र चहल भी कोर्ट पहुंचे, जहां चहल और धनश्री ने आपसी सहमति के साथ तलाक लिया। इन दोनों की पहली बातचीत सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। चहल और धनश्री सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने और फिर शादी की, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला। युजवेंद्र और धनश्री ने 22 दिसंबर 2020 को गुड़गांव में शादी की थी, लेकिन उसी के कुछ वक्त बाद दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। और अहम खबर है, महाराष्ट्र में फिर औरंगजेब विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार धाराशिव जिले में औरंगजेब की फोटो मोबाइल स्टेटस में लगाने पर विवाद बढ़ गया। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आ गए, फिर जगा औरंगजेब का जिन्न। तो ये देखिए तस्वीरें, हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। धाराशिव जिले में सड़कों पर उतर आए हैं हिंदूवादी संगठन। औरंगजेब को लेकर एक बार फिर विवाद हो रहा है। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, ये हो क्या रहा है? धाराशिव जिले की ये खबर जहां पर आगजनी होती हुई सड़कों पर नजर आ रही है, औरंगजेब का स्टेटस लगाने पर बवाल होने लगा। बिल्कुल समीर, देखिए ये धाराशिव यानी उस्मानाबाद जिले की खबर है। उस्मानाबाद जिले में एक युवक ने अपने मोबाइल के स्टेटस पर औरंगजेब की फोटो लगाई। औरंगजेब की फोटो सोशल मीडिया के कुछ स्टेटस पर लगाई, जिसमें इंस्टाग्राम और कोई जो है और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं
जिसके बाद कुछ संगठन जो है वो इस युवक के विरोध में आ गए और विरोध इतना बढ़ा कि उन्होंने सड़कों पर हंगामा करना शुरू कर दिया, सड़कों पर टायर जला दिए और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। पुलिस को ये कहना पड़ा कि वो इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच करने के बाद अगर इसमें मामला बनता है तो युवक को गिरफ्तार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से औरंगजेब का मामला छत्रपति संभाजी नगर के खुलताबाद इलाके से शुरू हुआ है। खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र है 314 साल पुरानी और इस कब्र को लेकर जो है एक बयान आने के बाद ये मामला बढ़ा और बिल्कुल तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि साजिशन इस तरह की हिंसा को, इस तरह के विवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये सिलसिला देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी इस जानकारी की।